वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बोला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करेंगे लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, कांग्रेस का बात आ रहा है तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का बात है तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में नियम 17 के तहत किया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन, किसके बारे में बात कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया जो थी वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यानी भारतीय प्रशासन को पहले देख रेख कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के पहले भारतीय प्रशासन को देखता था, लेकिन उसकी दोषपूर्ण नीति के चलते जो था विद्रोह हुआ 1857 के, और विद्रोह होने के बाद जो भारत का प्रशासन का दायित्व था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और कब गया था? 1 नवंबर 1858 को। कब गया था? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः नहीं आएगा। यानी खिलाफत आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, अली बंधुओं ने किया था। और उसी समय हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा अवसर देखा जो अगले 100 वर्ष में पुनः नहीं आएगा। ये महात्मा गांधी ने देखा था। कौन? महात्मा गांधी ने बोला था ये बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। यानी ये 4 पुस्तक दिया गया है, इसमें से कौन सा पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी का नहीं है। तो दिया हुआ है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, वो तो उनका ये है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी है। बात करेंगे द वंस एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी का है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त का पुस्तक है। किनका है? आरसी दत्त का पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। किसका बात कर रहे हैं? नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद जो हुआ उसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कठोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान, यानी हर्षवर्धन जो दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था। यानी हर्षवर्धन दक्षिण अभियान कर रहा था तो उसको नर्मदा नदी के पास ही रोक दिया था। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंगोल खान, ठीक है, तर्मासिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। यानी जो ये मंगोल खान था ये किस तुगलक काल था, यानी तुगलक काल जब चल रहा था उस शासनकाल में आक्रमण किया था। तो तुगलक काल का शासक कौन था ये बात कर रहा है, तो था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने और वहां के रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था। क्या बात कर रहे थे? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का बात करेगा भारत में तो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। लेकिन बात कर रहा है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले गांधी जी से कौन जाकर मिला था कि यहाँ के रैयतों की दयनीय अवस्था को देखें आकर। तो वो जाके मिले थे राजकुमार शुक्ल। कौन मिले थे? राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाके गांधी जी से मिले थे और बोले थे कि आप आइए गांधी जी, चंपारण वहाँ के किसानों की बहुत दयनीय हालत ख़राब है। और दयनीय हालत क्यों ख़राब था? चंपारण में जो था अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा लाया था। 3 कठिया मतलब बीघा में 3 कट्ठा खेत पर
बीघा में 3 कट्ठा खेत पर क्या करना था, नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने के बाद जो नील बेचा जाता था वो अंग्रेजों के ही कहने के जो कहते थे दाम, उसी दाम पर बेचना पड़ता था। और जिस खेत पर नील की खेती होती थी वो खेत की उपज खत्म हो जाती थी। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाते थे। इसी कारण जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था 1917 में। ठीक है, ये भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जो है किसके लिए दर्शाता है, असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। और पूछ क्या रहा है कि यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, यानी उस बीच में जो रिश्ता उसको क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। क्या बात कर रहा है, सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति का बात कर रहा है। इनमें से कौन सा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि गंगा के मैदान की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। जो गंगा का मैदान है उसकी उर्वरता बने रहने का कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसानों की मेहनती होना। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलाने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ दिया है वन और ये इधर दिया है क्षेत्र, और बात कर रहा है कि कौन सा सही है, उसके बारे में बात कर रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य गंगा के मैदान में नहीं, ये गलत बात है। अल्पाइन राजस्थान में, ये भी नहीं होगा। माइग्रो वन मध्य प्रदेश में नहीं, ये समुद्री इलाका में पाया जाता है। बोल रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती, ये तराई क्षेत्र में पाई जाता है, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों की टीम में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिकों की टीम में किसने सर्वप्रथम यानी पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो वो टीम थी रूसी टीम। कौन था, रूस का जो टीम था वही लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। क्या बात कर रहा है कि गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भ्रष्टाचार है। क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। तो देख रहे हैं डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, नहीं, गलत बात है। यानी सुमेलित तो यही नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टेपी जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये तो है ही है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, और टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, डाउन्स का बात कर रहा है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। कौन सा ऊर्जा का मान जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ना, उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है कौन है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो दिया हुआ है एस्कीमो ये कनाडा का है। ठीक है, ओंग जापान ये तो नहीं है। गोंड अफ्रीका ये भी नहीं है। लैप्स भारत ये भी नहीं है। सुमेलित कौन सा है, तो एस्कीमो जो है वो कनाडा की है। ठीक है, जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत शामिल नहीं है। दांत का बात कर रहा है। दांत 4 प्रकार के होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनमें से कौन 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत शामिल नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो अग्रचवर्णक जो होता है, अग्रचवर्णक ये नहीं होता है, प्रीमोलर बोला जाता है, प्रीमोलर इसमें नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर, क्या बात कर रहा है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका का बात कर रहा है, तो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। यानी रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है। तो कौन सी हो जाएगी बाबू, तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का निम्न में से किसमें
ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। किसका बात कर रहा है? संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है? तो याद रखिएगा संवहन द्वारा जो होगा ना वो द्रव और गैस में ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? यानी बात कर रहा है कि किस में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है उभयचर और सरीसृप जो होता है उसमें जो होता है 3 कोष्ठ का हृदय होता है। मनुष्य में जो होता है 4 कोष्ठ का हृदय होता है, लेकिन बात कर रहा है उभयचर और सरीसृप जो होता है उनमें 3 कोष्ठ का हृदय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? क्या बात कर रहा है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा फ्लक्स, किसके द्वारा? फ्लक्स में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? क्या बात कर रहा है? त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, इस ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तांबा में पाया जाता है, सोना में भी, चांदी में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आ जाती है? यानी किस कारण जो होता है वाष्पीकरण में कमी आती है उसी का बात कर रहा है। तो जो नमी हो जाएगा ना, अगर नमी हो जाएगा तो वाष्पन जो हो जाएगा वो धीरे हो जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि रहेगा तो वाष्पन तेज रहता है, सतह का क्षेत्रों में वृद्धि ये भी तब भी ठीक रहेगा, हवा की गति रहेगा तब भी वाष्प तेजी से होगा, लेकिन अगर नमी हो जाएगा ना तो वाष्पीकरण का दर जो होता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? क्या बात कर रहा है? पाइसी कारक का बात कर रहा है, पूछ रहा है कौन सा है? तो याद रखिएगा साबुन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साबुन जो हो जाएगा वो पाइसी कारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्णित होता है वह है? क्या बात कर रहा है कि बीज जब अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्णित होता है वह है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिए मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तरत्व क्या होता है? यहाँ तारत्व, आवाज़ जो होता है वो तारत्व पर निर्भर करता है। वही बात पूछ रहा है कि स्त्रियों के तारत्व का आवाज़ जो होता है कैसा होता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए उनकी आवाज़ जो होती है पतली होती है। जिसका तारत्व ज़्यादा होता है उसकी आवाज़ पतली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल की आयनिक लवणों का सुविलायक है। जल आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यदि हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत किससे है बाबू? हाइड्रोलिक का काम जितना भी है वो पास्कल के नियम से आता है। किसके नियम से आता है? पास्कल के नियम। जैसे कोई भी हाइड्रोलिक ब्रेक काम हो जाएगा, आपको जेसीबी में जो देखते हैं जेसीबी चलती है वो हाइड्रोलिक पे ही चलती है, तो हाइड्रोलिक वो भी पास्कल के नियम पे ही काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी की वो भी पास्कल के नियम पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सोने को घोला जा सकता है। क्या बात कर, जो सोना होता है उसको घोला जा सकता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? आवेश का बात कर रहा है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। क्या बात कर रहा है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो बीटा किरण में होता है। किस में होता है बाबू? तो बीटा जो किरण होती है ना उसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। क्या बात कर रहा है? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो राज्यसभा द्वारा करता है। ठीक है, कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा बनाना हो तो वह राज्यसभा ही बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मूल अधिकार है एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है कि देश में सबसे पहले ईवीएम का चुनाव कराया गया था, वो राज्य कौन सा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। समवर्ती सूची का बात कर रहा है, बोल रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आपराधिक प्रक्रिया ये तो है समवर्ती सूची में ही है, बिजली भी है, पुरातात्विक स्थल जो है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो समवर्ती सूची की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधित का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है। यहाँ भाग पूछा हुआ है, जो केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध यानी पैसा का लेन देन का संबंध है, वो कितने भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा भाग 12 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? भाग 12 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में केंद्रीय मंत्री दिया है, राज्यपाल दिया है, लोकसभा अध्यक्ष दिया है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल इसको बोला जाता है। बात कर रहा है किसके बारे में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो होता है ये तो होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं और महान्यायाधीश भी होते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, अगर इसको हटाना है तो ये संसदें हटाती है, ठीक है, संसद के सदस्य हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, इस पर महाभियोग लगाया जाता है तब हटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। यानी इस ऑप्शन में दिया हुआ है, बोल रहा है कि भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें दिया है कि संसदीय सर्वोच्चता, नहीं ये नहीं होगा। संवैधानिक सर्वोच्चता ये भी नहीं होगा। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, बोल रहा है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यानी ऑप्शन कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं। संसद का जो अस्थायी समिति होता है उसमें सदस्य का बात कर रहा है कि कितने सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों की संख्या 31 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा रूप में निम्नलिखित, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होता है, किसके बारे में, वीवीपैट का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच के बाद कौन सी संधि हुआ था, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद जो संधि हुआ था वो संधि हुआ था यानडूब की संधि हुआ था। कब हुआ था? 1826 में, ठीक है। यानडूब की संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है। कौन सा स्टेट का बात कर रहा है? यूकाटन स्टेट का बात कर रहा है। पूछ रहा है कि कौन दो देश को जोड़ता है। तो याद रखिएगा मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। किसको? मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। अभी पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। हर्षवर्धन दक्षिण भारत का विजय अभियान कर रहा था, उसी समय इसको पुलकेशिन द्वितीय जो था वो नर्मदा नदी पर ही रोक दिया था और वहीं पर लड़ाई हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था। यानी मौर्य काल में जो सीमावर्ती दुर्गों था उसके रक्षक को क्या कहा जाता था, इसी के बारे में बात करते। तो अनंतपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनंतपाल कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 में मजहर के प्रारूप तैयार किया था। क्या बात कर रहा है? 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था। कौन सा विद्वान का बात कर रहा है? तो याद रखिएगा अबू फजल और शेख मुबारक, ठीक है। अबू फजल ने किया था, ये अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है।
ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।